मई 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हुए 9 साल पूरे हो गए हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी सेवा पर विश्वास करने वाली पार्टी है। जिस तरह से आप सबको भी पता है कि हमारी पार्टी की मूल सोच है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है कि समाज में जो भी दबके हुए लोग हैं, जो विकास से सुदूर में रहते हैं, उनको विकास पहुंचाते हुए हम अपने देश को आगे लेके जाएं, यही अंत्योदय का मतलब होता है। और उससे स्फूर्ति लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक निनाद दिए थे, सबके साथ सबका विकास। और तब से लेकर आज तक जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानी बने और आज के दिन तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पर विश्वास करते हुए आगे गई है। उसके बाद जैसे 2014 से पहले जो हाल देश में था, आप सबको पता है। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो या टीवी चैनल खोलो, एक ही बात हमको सुनने में आता था, स्कैम स्कैम और स्कैम। पर 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जब भी आप न्यूज़पेपर देखो या टीवी चैनल खोलो, हमको सुनाई में आता है स्कीम स्कीम और स्कीम। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने पहले बताए थे पार्लियामेंट में जाते हुए कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, यानी कि उस दिन से लेके आज तक हर एक योजना जो उन्होंने लेके आए वो देश के गरीब के लोगों को और दबके हुए जो वर्ग होते हैं उन सभी को विकास देने पर भी उनका पूरा का पूरा ध्यान था। यानी कि हर एक जो जनधन योजना हो सकता है, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षित योजना, मातृत्व बंधन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि, किसान सिंचाई योजना, ये हर एक योजना, ये कुछ ही योजनाओं की बात मैं कर रही हूँ, पर हर एक योजना देश के गरीबों के लिए वो आगे लेके आए और आज तक भी काम किए। कोरोना के काल में भी जिस तरह आप सबको पता है, जब हर एक राजनीतिक पार्टी आईसीयू में पड़ा था, तब एक ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो बाहर आकर कोरोना ग्रस्त लोगों का सेवा किया। और हम गर्व करते हैं अपने कार्यकर्ताओं पर, जो अपने जान की परवाह न करते हुए वो सब बाहर आकर फूड पैकेट्स देना हो या दवाइयाँ पहुँचाने की बात हो या फेस मास्क पहुँचाने की बात हो, इन सभी कामों में हमारे कार्यकर्ता जुड़ गए थे, जिसकी वजह से मैं एक बार फिर से गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि सेवा पर विश्वास करते हुए हमारे कार्यकर्ता आगे गए। और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, जिस तरह की नेतृत्व उन्होंने देश को दिया, आज अगर देखोगे तो पूरा का पूरा विश्व में जो आर्थिक मांदी चल रही है, यानी कि जो हम मानते हैं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की बढ़ोतरी आज के दिन में है 1.2%, 1.2%। पर स्टैनली मॉर्गन जो इंटरनेशनल आर्थिक संस्था है, उन्होंने खुद कहा कि भारत देश का विकास आज के दिन पर 7.2% है। यानी कि विश्व में आज भारत का वृद्धि जो है सबसे आगे चल रही है। और हम एक समय ऐसा था जब हम 11वें स्थान पर थे, उसके बाद अब हम 5वें स्थान पर हैं और आगे आने वाले दिनों में हम 3रे स्थान पर आएंगे, ये तो दावे के साथ हम कह सकते हैं। और ये सब हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से। और वैसे ही एक समय ऐसा था जब हम 97% मोबाइल फोन्स हम इंपोर्ट करते थे, पर आज के दिन में 98% मोबाइल फोन्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया का जो योजना नरेंद्र मोदी जी आगे लेकर आए थे, ये उसका प्रभाव है और उसका फलस्वरूप है। वैसे ही अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें, एक समय ऐसा था जब जापान सबसे बड़ा था, पर आज भारत देश 3रे स्थान पर है। तो ये सब हुई है क्योंकि एक दृढ़ नेतृत्व देने वाली नेता आज देश के प्रधानमंत्री बने। एक समय ऐसा था 2014 से पहले, जब टेररिस्ट जो होते हैं, उग्रवाद जो होते हैं, पाकिस्तान से हमारे भूभाग में आकर हमारे
सैनिकों को मारकर उनका सर काटकर वो वापस लेके जाते थे एज ट्रॉफीज। पर आज मोदी जी के नेतृत्व में जब वो हमारे भूभाग में घुसकर हमारे सैनिकों को मारे, तो एक ऐसा मैसेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमारे सेना के माध्यम से। हमारे सेना उनके भूभाग में गए, घुसे, उनका जो टेररिस्ट का जो ट्रेनिंग कैंप्स है उनको ध्वंस करे और वापस सुरक्षित आए। इसका मतलब जिस तरह की नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी देश को दे रही है, लोगों को समझना है। और वैसे ही अगर हम देखेंगे तो एक समय ऐसा था जब कोई निर्णय लेने में प्रधानमंत्री 10 बार सोचते थे, पर आज जिस नेतृत्व भारत देश में है, जो प्रधानमंत्री आज जहां बने हुए हैं, वो निर्णय लेने में पीछे हटते नहीं, जिसकी वजह से आज विश्व भर में भारत देश को ऊंचे स्तर पर रखकर सभी लोग मर्यादा और गौरव सम्मान दे रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो एक हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी हमारे भारत देश में आए थे और उन्होंने एक वाक्य में कह दिए थे कि नरेंद्र मोदी इज दी बॉस। यही बताता है कि जिस तरह से पूरे विश्व में भारत देश की नेतृत्व आज चल रही है, ये पूरा इसको दर्शाता है। और वैसे ही उड़ीसा की बात करें तो हर एक कार्यक्रम के अंदर अगर मैं एक वाक्य में कहूँ कि जितना भी विकास आज उड़ीसा में हो रहा है, अगर वो कह पाएंगे कि केंद्र सरकार के जो सहकार या जो निधि आती है उसके बिना यहाँ विकास हो रहा है, तो हम देखेंगे ये कैसा वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन एंड अ डिबेट ऑन दैट। यानी कि उड़ीसा में जितने भी विकास का काम हो रहा है, वो घर हो, वो नल के अंदर जल हो, या गरीबों के लिए अन्न योजना के अंदर मुफ्त में चावल देना हो, ये सब केंद्र सरकार की सहायता से होने वाली कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर यहाँ के गरीबों के लिए भी घर दिया गया है। और मैं सुबह से पोटंगी से लेकर आज यहाँ तक मैं घूमते आ रही हूँ और यहाँ से के लोगों से मिल रही हूँ। तो ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जो सच्चाई में जो गरीब है उनको घर नहीं मिलता, पर जो बीजेडी को समर्थक है उनको घर मिल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। और सारे भाई मेरे साथ सुबह से मेरे साथ थे, तो ये उनका कहना है, हमारा नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार देती है, यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाना हो तो 1,80,000 रुपये केंद्र सरकार देती है। पर आज यहाँ क्या होता है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो बीजेडी का शासन है, वो उनका खुद का स्टिकर चिपकाकर उसको बिजू पक्का कर घर कहते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता रास्ते में उतर कर आए तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्र लगा दिए, तो ये कहाँ का न्याय है। वैसे ही जैसे मैंने बोली, कोरोना के काल में जिस तरह से सेवा किया, गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश में 80 करोड़ गरीबों को आज मुफ्त में 5 किलो चावल केंद्र सरकार दे रही है। उनके साथ 1 किलो दाल भी दे रही है। वो केवल कोरोना काल तक सीमित नहीं था, बल्कि आज भी गरीबों को मुफ्त में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है। मैंने अभी पूछ के आई थी यहाँ के लोगों से और उनका जवाब भी था कि उनको मिल रहा है। और जैसे दाल नहीं मिल रहा, हाँ, तो इसका भी जवाब यहाँ का शासन देना है कि दाल क्यों नहीं मिल रही यहाँ का गरीबों के लिए। जब केंद्र सरकार देती है तो वो उस दाल का क्या किया है, इसका भी जवाब यहाँ के गरीबों को यहाँ का शासन देना है। और वैसे ही जैसे मैंने कहा, वैक्सीनेशन, मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया गया। हमारे भारत देश के अंदर जितने भी लोग भारतवासी हैं, यानी कि 230 करोड़ वैक्सीनेशंस देश में दिया गया है मुफ्त में। आप भी लगाए होंगे, आपको भी पता है, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को वैक्सीनेशन दिया गया, जिसकी वजह से हमारे देश में जो मृत्यु होनी थी
उतनी सीमा तक, जैसे लोग कह रहे थे कि 15 करोड़ लोग भारत देश में मर जाएंगे, पर हमारी वैक्सीनेशन की वजह से यहाँ उतना डेथ तो नहीं हुई है। और अगर अमेरिका में देखोगे तो केवल और केवल 67% वैक्सीनेशन हुआ है, पर यहाँ 100% हो गया है। तो ये सब हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और वैसे ही अगर, क्योंकि मैं कोरापुट पार्लियामेंट क्षेत्र में हूँ, थोड़ा यहाँ की भी बात करनी पड़ेगी मुझे। जैसे पहली बात ये होगी कि यहाँ की रेलवेज में जितना पैसा आवंटन किया गया है, यहाँ के 2 रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था 2016 में। वो था जयपुर टू नवरंगपुर एंड जयपुर टू मलकानगिरी। 2 रेलवे लाइंस की सैंक्शन की 2 रेलवे लाइन सैंक्शन किया गया था 2016 में। पर मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि गति से यहाँ काम उन दोनों लाइनों में क्यों नहीं हो रहा है। उसका वजह यह है कि यहाँ के जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी तक लैंड नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये 2 प्रोजेक्ट्स वैसे की वैसे रुक गए हैं। और एक नया रेलवे डिवीजन भी रायगढ़ में डेवलप हो गया है या हो रही है। और वैसे ही रेलवे स्टेशन जो जयपुर, कोरापुट, रायगढ़, दमनजोड़ी, इनको भी वहाँ का भी फैसिलिटीज जो है उसको अपग्रेड करके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वहाँ देने की प्रयास किया जा रहा है। और वैसे ही रेलवे ट्रैक जो विजयनगरम से लेके टिटलागढ़ तक है उसको 3 लाइन बना रहे हैं। एंड दूसरा है दमनजोड़ी टू किरंडोल, उसका भी 2 लाइन बना रहे हैं। यानी कि जितना इस पार्लियामेंट में रेलवेज ने इससे पहले इतना तो काम नहीं हुआ है, पर आज यहाँ हो रहा है। और उड़ीसा गर्व कर सकती है कि उड़ीसा का हमारा जो अश्विनी वैष्णव जी है वो वहाँ रेलवे मिनिस्टर है और वो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। ये तो हमें वी विल हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। वैसे ही अगर आप एजुकेशन विद्या को देखेंगे तो 20 केंद्रीय विद्यालय इस केंद्रीय विद्यालय नहीं, 20 एकलव्य स्कूल्स यहाँ दिया गया था। यानी कि 9 दिया गया था रायगढ़ में और 11 है कोरापुट में। यानी कि 20 एकलव्य स्कूल्स यहाँ के जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको अच्छे विद्या देने के लिए यहाँ एक ट्राइबल एकलव्य स्कूल्स दिए गए हैं। वैसे ही मॉडल स्कूल जो है वो भी एक मॉडल स्कूल यहाँ हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल दिया गया है, जिसके माध्यम से CBSE सिलेबस यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि वर्ल्ड क्लास जो विद्या होगी यहाँ के बच्चों को मिलेगा। वैसे ही हर घर नल में जल, हम आ रहे थे तो एक अभी यहाँ आने से पहले एक गांव में वहाँ रुककर हमने पूछे वहाँ के लोगों को कि आपको नल में जल मिल रहा है कि नहीं, तो उनका बताना था कि नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ के हर घर में नल लगाने के लिए 12 करोड़ रुपए रायगढ़ को दिया गया है और 1200 करोड़ यहाँ रायगढ़ को दिया गया है और 1350 करोड़ यहाँ कोरापुट को दिया गया है। तो ये पैसा कहाँ गया है? अगर यहाँ के लोगों के घर में नल अभी तक नहीं लगाया है तो ये जो 2500 करोड़ से ऊपर 2560 करोड़ जो दिया गया है वो कहाँ गया है? इसका जवाब तो यहाँ का प्रशासन को देना ही पड़ेगा। वैसे ही सौभाग्य योजना, जहाँ पे जितने भी गांवों में आज तक करंट नहीं, बिजली नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 18,000 ऐसे गांव थे जहाँ बिजली नहीं थी, पर उन्होंने बिजली पहुंचाई। और आज सौभाग्य योजना के माध्यम से सोलर लाइट्स हर एक क्योंकि यहाँ बहुत ट्राइबल एरिया है, यहाँ सोलर लाइट्स पहुंचाने का काम ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। वो भी केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा सहयोग केंद्र सरकार देती है। वैसे रोड को देखेंगे तो यहाँ का जो मेजर रोड्स हैं उन सभी मेजर रोड्स को यहाँ PWD रोड्स बनाए गए हैं।
और अभी मैं सुबह जब आ रही थी, पोटंगी से आई, तो वहाँ मैंने विकास तीर्थ का विजिट करने के लिए मैं वहाँ रुकी। वो भारतमाला का जो रोड बन रही है उसको देखने के लिए, उस रोड को लगभग वहाँ आवंटन किया गया है 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ को लेकर वो रोड बन रहे हैं। यानी कि अगर वो रोड 464 किलोमीटर्स कि जो ये भारतमाला रोड है ये बन जाती है, तो इससे पहले रायपुर टू विशाखापट्टनम यानी वैजाग, वहां तक रायपुर से जाने के लिए 13 घंटे लगते थे। पर आज ये भारतमाला के इस रोड की वजह से केवल और केवल 6 घंटे में रायपुर से शुरू करेंगे तो वैजाग पहुंच सकते हैं। यानी कि पोटंगी में जहां मैं पहली बार रुकी थी, वहां से अगर मुझे विशाखापट्टनम जाना है तो केवल 2 घंटे लगेंगे। और आप सबको पता है कि अगर हमारे जो रिश्तेदार हैं, आजू बाजू लोग हैं, अगर वो थोड़ा उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हम मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए विशाखापट्टनम जाते हैं। तो ये कितना हमारे लिए मददमंद होगा, एक बार यहाँ के लोगों को सोचना है। और वैसे ही एग्जिट वहाँ का जो इंजीनियर्स हैं उन सभी से भी मेरी बात हुई, और मैं उन सभी को अभिनंदन देना चाहती हूँ कि वो अगले साल मई महीने तक उसको खत्म करने का, यानी कि समयबद्धि से काम करने का उन्होंने ठान लिया है। एंड वी आर प्राउड ऑफ देम, एंड मैं उनको अभिनंदन भी करती हूँ। वैसे ही सिविल एविएशन देखोगे तो जयपुर का जो एयर स्ट्रिप है उसको आधुनिकीकरण किया गया है उड़ान स्कीम के अंदर। उड़ान स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो छोटे छोटे टियर 2 सिटीज जो होते हैं उन सबको जोड़ने वाला है, और बहुत जल्दी से जो डोमेस्टिक एयरलाइंस की जो कनेक्टिविटी बढ़ रहे हैं, ये हम बिल्कुल अभिनंदन देने वाली बात है सिविल एविएशन मिनिस्टर को। वैसे ही अगर आप हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दोगे तो शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज यहाँ कोरापुट में एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को नॉट ओनली गुड मेडिकल एजुकेशन बट फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है। और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है जो कोरापुट में है उसको शिफ्ट किया गया है जयपुर में, और वहाँ नए बिल्डिंग्स बने हुए हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ जयपुर में भी इट इज़ गोइंग टू कम विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन, ये भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं। वैसे इरिगेशन, यहाँ तो ज़्यादातर किसान रहते हैं और कृषि पर आधारित है, तो तेलंगिरी मीडियम प्रोजेक्ट जो है इसको भी कंप्लीट किया गया है विद द कॉस्ट ऑफ 1276 करोड़ रुपीस। एंड आज वो तेलंगिरी का जो इरिगेशन है दैट गोज टू लगभग 9,900 हेक्टेयर्स, एकर्स नहीं, 9,900 हेक्टेयर्स लैंड को वो इरिगेट करता है। वैसे कृषि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अहमियत दिए हैं। जितने भी उन्होंने योजनाएं लेके आए हैं कृषि के सेक्टर में, ये तो एक बार आप सबको समझने वाली बात है। जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उसके अंतर्गत जो मीडियम एंड स्मॉल प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट करने की काम उसके अंतर्गत होता है। वैसे ही किसानों के लिए जो नीम कोटेड यूरिया लेके आए हैं, ये भी तो हमें किसानों को बताने वाली बात है। एंड किसान सम्मान निधि, यानी कि हर साल 6,000 रुपये किसानों को इनपुट के नज़र से उनको दिया जाता है, और वो हर एवरी 4 मंथ्स में एक बार 2,000 रुपये किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा आ जाता है। और यहाँ का प्रशासन चुनाव में जाते वक्त उन्होंने कहा कि खालिया के अंदर हम 12,000 रुपये हर साल यहाँ के किसानों को देंगे। पर मैं आज यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि आप कितने हज़ार दे रहे हो? आप तो वादा किया था 12,000 का, पर दे रहे हो केवल और केवल 6,000, क्योंकि 6,000 केंद्र सरकार दे रही है, उसको काट लिया आप, यानी कि आप यहाँ के किसानों को धोखा किया। बार बार आप कहते हो कि हम किसानों के साथ खड़े होने वाले शासन है, पर इससे हमको साफ साफ पता चलता है कि ये किसी के साथ खड़े होने वाली शासन नहीं है।
केवल यहाँ के लोगों को धोखा दिया गया है। युवाओं को आज अगर देखोगे तो यहाँ रोजगार नहीं मिलती है। हमारे बच्चों को कोई एक ऐसा अच्छा इंडस्ट्री नहीं आया है यहाँ ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए और वहाँ कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम सबको पता है। इसलिए मैं उड़ीसा के लोगों से यही आग्रह करूँगी कि ये सब विषय थोड़ा आप विश्लेषण करते हुए आगे आने वाले समय में अगर उड़ीसा में और उड़ीसा लोगों के जीवन में अच्छे परिवर्तन चाहते हो तो ज़रूर आपको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है। यही मेरा आग्रह होगा उड़ीसा के लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।